स्टेटमेंट्स आर प्रोजेक्टेड और फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट्स। देखें तमाम स्टूडेंट्स, जब भी आपने कारोबार करना है, ठीक है, कारोबार करने से हम एक मार्केट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं। सपोज सबसे पहला अगर आपने कोई कारोबार करना है तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि यार आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। जी अब्दुल रहमान, कितनी इन्वेस्टमेंट से कारोबार शुरू करना है? सर कुछ रैंडमली बता दूं? रैंडमली बताएं। सर 10 मिलियन ठीक है? 10 मिलियन, 10 और 1 करोड़ हो गया ना? हाँ जी 1 करोड़ हो यस गया। सर। आप जी 1 सर, करोड़ 1 से, करोड़। हाँ जी, 1 करोड़। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट या कैपिटल जो है वो आपका 10 मिलियन है। देखें जी, मैं आपसे बिजनेस फोरकास्टिंग के अंदर जब भी आपने कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना है तब सबसे पहले आप उसके लिए फिजिबिलिटी बनाते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं। और फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आया ये आप कारोबार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो कैसे कि भाई कारोबार तो आप हर एक कर सकते हैं, लेकिन जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं ना तो आप उसके अंदर फोरकास्टिंग करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं और आप अमाउंट्स निकालते हैं कि यार हमें इसके लिए पैसा कितना दरकार है। अब मेरा फिजिबिलिटी बनानी है तो आपने एक जो जो आपके जेहन में खर्चे और जो जो आपके पास इनकम या जो जो आप समझते हैं कि यार ये एसेट मुझे बनाना है, आप एक इन्वेस्टमेंट जो आपके पास है उससे लेके तो आप हर चीज की एक छोटी सी फोरकास्टिंग कर लेते हैं। ठीक है जी। अब उस फोरकास्टिंग को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपका चलता हुआ कारोबार है, सपोज 5-7 साल हो गए हैं या 2 साल भी हो गए हैं उस कारोबार को, या 1 साल भी चले आपका हो गया है कारोबार को चलते हुए, तो आप अगले साल की तमाम फिगर्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप उसको प्लान कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। और वो फोरकास्टिंग कैसे हो सकती है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर बता दूंगा, सिखा दूंगा कि वो किस तरीके से हम करेंगे। द इनपुट रिक्वायर्ड टू डेवलप परफॉर्मा स्टेटमेंट यूजिंग द मेन कॉमन मोस्ट कॉमन अप्रोच इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर्स। क्या करेंगे, पिछले साल की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम जो है वो अपने सामने रखेंगे, वो ले लेंगे। फिर हम सेल फोरकास्ट करेंगे, सेल फोरकास्ट फॉर द कमिंग ईयर। और उसके बाद हम की assumptions लेंगे अबाउट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब वो की assumptions क्या होंगी वो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगी तो हम उसके ऊपर assumptions ले सकते हैं। The development of pro forma financial statement will be demonstrated using the financial statement for Vectra manufacturing। लेकिन जी एक ये हमारे सामने वेक्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है। इसमें गौर से देखें, ये सेल्स रेवेन्यू आ रहा है 2 मॉडल से, मॉडल एक्स है और मॉडल वाई है। मॉडल एक्स की सेल हो रही है 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट, ठीक है जी, और टोटल सेल है इसकी 20,000। मॉडल वाई की 2000 यूनिट्स है और उसका रेट है जी 40 पर यूनिट, और टोटल सेल इसकी $1,00,000 है। मैं कहता हूं भाई कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने सेल्स रेवेन्यू जो है वो $100,000 से इंक्रीज करके 20% इसमें इंक्रीज होना चाहिए और $120,000 के ऊपर आना चाहिए, 1,20,000 के ऊपर आना चाहिए। अब उसको करने के 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या क्या है, जल्दी से बताएं बेटा, किन 2 तरीकों से इसकी सेल इंक्रीज हो सकती है? जी बच्चे। नंबर ऑफ यूनिट जो है वो ज्यादा सेल करेंगे तो सेल खुद ही इंक्रीज हो जाएगी। जी बिल्कुल। और दूसरा तरीका या सर सर इनके प्राइस इंक्रीज कर देंगे उनकी। अगर 1000 यूनिट आप सेल कर रहे थे 20 रुपए के हिसाब से, अगर आप इस 1000 को चेंज कर देते हैं, आप 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 कर देंगे तो आपकी टोटल सेल बढ़ जाएगी, 1,20,000 पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1000 यूनिट ही रहने देते हैं और $20 से इसकी प्राइस चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं,
तब आपकी सेल भी बढ़ सकती है। आगे आ जाते हैं जी, सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने का तरीका हमने देख लिया। अब सेल्स रेवेन्यू को हमने क्या इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज कर दी फिगर जी। अब मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। सेल फोरकास्ट, लास्ट ईयर की सेल आपके सामने थी, और अब आपने ये देखें जी, स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 की। अब आपने 2013 की फिगर्स को फोरकास्ट करना है, तो मैं कहता हूँ जी 20% इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू। नहीं जी, 20% हमने इंक्रीज कर दिया। अब एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर आपका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है 20% से, तो ऑब्वियसली ये जो बाकी की फिगर्स हैं इनको भी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं तो आपकी तमाम की तमाम कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगी, सवाए कुछ कॉस्ट के। जी बेटा नबील, जी नबील। सर इसमें दो ऑप्शन होगी हमारे पास। अगर तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करेंगे तब हमारी ये बाकी जो फैक्टर्स हैं इंक्रीज करेंगे। अगर हम सिर्फ इसकी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं तो फिर तो बाकी फैक्टर्स नहीं इम्पैक्ट होंगे। नहीं, कुछ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कुछ इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन जी का रेट हम डाल सकते हैं, 2% इंक्रीज हो सकता है। ये एजम्पशंस हैं जो कि हमने लेनी है, जी सर। एजम्पशंस हमने लेनी है। देखो भाई, फोरकास्टिंग जो है ना वो 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, याद रखिएगा, 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। लेकिन व्हाट वी डू इज कि हम एग्जैजुरेट कर लेते हैं, या हम फोरकास्ट कर लेते हैं कि यार हमारे एक्सपेंसेस इस फिगर के राउंड अबाउट आएंगे, ठीक है, हमारे अर्निंग इस फिगर के राउंड अबाउट आ जाएगी, 5%, 10%, या जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें हो सकती है, 5% कम भी हो सकता है एक्सपेंस हमारा, 5% इसका इस फिगर से बढ़ भी सकता है। ठीक हो गया। ये 5 फिगर की जो मैं बता रहा हूँ ना, 5%, ये सपोज देखो भाई 100 है, तो 100 से 5 कम कितना हो गया, 100 से 5 कम हो गया 95, 100 से 5 ज्यादा कितना हो गया, 105। तो आपकी रेंज इस लेवल पे आ जाएगी। आपने 100 को फोरकास्ट किया था, तो 105 की फिगर आपके सामने आ जाती है, या 95 की फिगर आ जाती है। तो अगर 95 की फिगर आ जाती है तो देन यू आर बिलो योर फोरकास्ट। लेकिन अबव फोरकास्ट जो है वो आपकी फोरकास्टिंग जो है वो आपकी 105 पे जाएगी। तो आपके पास एक बेस फिगर होगी आपके पास हर सूरत में, कि आपको पता हो कि यार ये फोरकास्टिंग हमने की थी, ये फिगर हमारी इतनी रहेगी। जी बेटा। सर जैसे अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड होता है। हाँ जी, एफओएच अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड होता है, वो आपका फोरकास्ट किया होता है ना। जी सर। ठीक है, अब आ जाओ जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेबर आ रही है जी 28,500। ऑब्वियसली जब यूनिट्स बढ़ेंगे तो आपकी लेबर भी बढ़ जाएगी। मटेरियल ए और मटेरियल बी, अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो मटेरियल भी आपका ज्यादा हो जाएगा, ओवरहेड आपका उतना ही रहेगा, ओवरहेड आपका 38,000 ही रहेगा। ओवरहेड का क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं कि इसके अंदर आपकी बिजली लग रही है, या आपके क्या कहते हैं रेंट के सर एक्सपेंसेस हैं। इसमें बेसिकली सर इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल होता है। फिक्स तो फिक्स ही हाँ रहेगा, भाई वेरिएबल समझ, अभी फ्लक्चुएट वेरिएबल करेगा। और फिक्स को अब आप फिक्स कर देना। इसमें जो वेरिएबल ठीक है हो वो गया सर। आप लगा लेंगे वेरिएबल। हमारे पास जो फिगर्स आ रही है ना अभी, इसको आप फिक्स ही समझ लें कि ये ठीक हो फिक्स्ड गया वाले सर। जो हैं वो रहेंगे। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत सी चीजें हैं, अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है ना डिटेल में नहीं जा रहे, जो हमारे सामने है ना सिर्फ उसको देखो। अभी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी शायद आपके सेम रहे, या आपकी इन्फ्लेशन का इफेक्ट की वजह से इसके अंदर रेट्स बढ़ जाते हैं। आप फोरकास्ट करते हैं यार बिजली के रेट्स आपके बढ़ सकते हैं, तो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने थोड़े से बढ़ा दिए। ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस आप समझते हो कि यार हमें अगले साल में और लोन लेना पड़ेगा, आप उसकी फिगर भी डाल देते हो कि यार इतना जो है हमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। और टैक्सेस को भी आप फोरकास्ट कर सकते हैं। और कॉमन स्टॉक डिविडेंड आपने यहाँ पे माइनस किया हुआ है, अगले साल का भी डिविडेंड प्लान कर लो कि हमने अगले साल इतना डिविडेंड देना है। अब ये फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं। ये पहली फिगर है हमारे पास 10 लाख की, बाकी फिगर देखो तो सारी फिगर जो है वो 10 लाख से, या सॉरी 1 लाख से कम है। ये 28,500 है, ये 8,000 है, ये 5,500 है, ये 20,000 है, 10,000 है, ये फिर 1,000 है, ये 13,000। सबसे बड़ी फिगर जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में है वो कौन सी है, वो आपकी टोटल सेल्स की फिगर है।
हमें मॉडल एक्स मॉडल वाई किसी भी स्टेटमेंट में नहीं दिया होगा, हमें सिर्फ ये 1 लाख की फिगर दी होगी सेल्स रेवेन्यू की, ठीक है जी, या नेट सेल्स की फिगर दी होगी, हमने वो फिगर उठानी है और उसको सबसे पहले लिख देना है। फिर हमने ये परसेंटेजेस निकालनी है कि 28,500 1 लाख का कितने परसेंट है, कितने परसेंट निकलेगा, उसको निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 28,500 सर 28.5 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये ले जी, ये निकल आया 0.285 यानी कि 28.5% ये अमाउंट है आपकी। आपने इसके आगे 28.5% लिख दिया, ठीक है जी। 8,000 कितने परसेंट है, वो 8% बनती है। 5,500 कितनी है, वो 5.5% बनती है। 38,000 कितनी है, वो 38% बनती है आपकी अमाउंट, ठीक है। तो ये तमाम फिगर जो है वो आपको पता चल जाएगा। रिटेन अर्निंग की परसेंटेज कितनी है जी, वो 3.65% है आपकी, और आपने 4.0 जो है वो कॉमन स्टॉक में डिविडेंड दिया है। ये आपके सामने आ गया जी। अब मैंने फोरकास्टिंग करनी है अगले की, यहाँ पे से ये लें जी, अगले पे आ गए। ये आपके एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं। भाई टोटल एसेट्स की रकम आपकी कितनी है, 90,000 है ना। तो कैश हमारा एसेट्स का कितने परसेंट है, 6,000 डिवाइडेड बाय 90,000, ये क्या फिगर आएगी हमारी, ये देखें जी, सबसे बड़ी फिगर है 6,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो ये फिगर आ गई जी 6.67% है ये हमारा बनता कैश। 13,000 को डिवाइड करेंगे 90,000 से, तो आपके अकाउंट रिसीवेबल की जो है वो फिगर आ जाएगी, इन्वेंट्रीज की भी फिगर आ जाएगी, टोटल करंट एसेट्स की भी फिगर आ जाएगी, और नेट फिक्स एसेट्स की भी फिगर आ जाएगी। देखिए जी, लायबिलिटी साइड पे उसने आपको नहीं कहा, सिंपली कहा था एसेट से डिवाइड कर दें। तो ये चीज इसलिए कही थी क्योंकि एसेट का जो टोटल है वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के टोटल के। आप ये फिगर उठाएं या ये टोटल फिगर उठा लें, ये दोनों फिगर्स हमेशा सेम रहेंगी। तो आपने इस तरीके से यहां से भी आप ले सकते हैं इसकी टोटल फिगर्स को। यहां पे हमें दिखा रहा है कि मॉडल एक्स की वैल्यू थी 20 से इसकी अमाउंट चेंज कर दी गई 25 पे। मॉडल वाई की जो थी कॉस्ट थी, यानी कि सेलिंग प्राइस थी, वो $40 थी, उसको हमने $50 पे किया। तो ये टोटल जो नेट सेल्स जो फोरकास्टेड है वो 1,35,000 की फोरकास्ट आ गई, यानी कि 35% जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है जी। Start with a sale forecast. The process sales forecast is based on an increase in price from 20 to 25. ये हमने देख लिया है। और ये मतलब समझना है आपने, a simple method for developing a pro forma income statement is the percent of sale method. This method start with the sale forecast and then express the cost of goods sold, operating expenses, interest expenses, and other accounts as a percentage of projected sales. Using the vector example, आप अब ये देखेंगे, ये कैलकुलेशन की हुई है 80% है जी CGS आपकी, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10% है, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकला है 1% ऑनली। अच्छा जी, ये बात ये है कि आपने 1,35,000 जो है उसकी फोरकास्टिंग कर ली 35%, ठीक है जी। और 35% के बाद आपको पता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 80% ऑफ योर सेल्स रेवेन्यू है। वो कैसे पता चला हमें, भाई पहले 1 लाख थी जी, ये वाली पुरानी एग्जांपल देखो, आपने पीछे बताया, हाँ जी, Yes, पहले 1 लाख sir. रुपए थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से 80,000 निकलती है, ये 80,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 80,000 जो है वो 1 लाख का कितना परसेंट है, वो 80% है। तो अब आपने फोरकास्ट अगर सीधी सीधी कर देना, सिंपल सीधा सीधा कर दें हम फोरकास्टिंग कि यार फिगर्स ये है, हम इन्फ्लेशन का भी ना इम्पैक्ट लें या और कोई भी इम्पैक्ट ना लें, तमाम एक्सपेंसेस को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल ले लें, तो तब भी हमारी फोरकास्टिंग जो है वो काफी जो है ना बेहतर आ जाएगी। यहाँ पे अब सिंपली उसने यही काम किया है, तमाम फिगर्स हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ एक एग्जम्पशन लिया है, इसको परसेंटेज ऑफ सेल में कन्वर्ट कर दिया। 10% था, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फोरकास्ट कर लिया 13,500 के ऊपर। इंटरेस्ट एक्सपेंस था, उसको आपने सेल्स की परसेंटेज के ऊपर 1% के ऊपर इसको आपने फोरकास्ट कर दिया।
और उसके बाद टैक्सेस को भी आपने सेल्स की फोरकास्ट पे कर दिया। कॉमन स्टॉक डिविडेंड आपने कहा जी सेम है, ठीक है जी, आपने उसको उतना ही रखा है, और रिटेन अर्निंग आपकी परसेंटेज थी वो आपने जो है वो कैलकुलेट कर ली, 6325 की आपकी जो है वो रिटेन अर्निंग आ गई। तो रुक जाए बेटा, ठीक है जी। क्लियरली सम ऑफ द फर्म एक्सपेंसेस विल इंक्रीज विद द लेवल ऑफ सेल्स व्हाइल अदर विल नॉट। कुछ एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बढ़ेंगे। द यूज ऑफ द पास्ट कॉस्ट एंड प्रेजेंट एंड एक्सपेंस रेशियो generally tends to understate profits when sales are increasing. Likewise, it tends to overstate profits when sales are decreasing. The best way to generate a more realistic pro forma income statement is to segment the firm expenses into fixed and variable cost. जो कि अभी बच्चे ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सर अगर हम फिक्स एक्सपेंसेस कर लें या वेरिएबल एक्सपेंसेस कर लें तो तब जाके ये हमारी बेहतर फोरकास्ट आ जाएगी। तो बिल्कुल उसने ठीक कहा था, हम अगर फिक्स्ड और वेरिएबल में इसको डिफाइन कर लें तब हमारे एक्सपेंसेस जो है वो मोर एक्यूरेट आ जाएंगे। ले जी, लेकिन हमें आप जो कर रहे हैं क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस, वहां पे हमें इतनी ज्यादा जो है डिटेल में चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप फिक्स्ड और वेरिएबल में कन्वर्ट करें। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके पास जो फिगर्स आ रही हैं उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने परसेंटेज ऑफ सेल मेथड लेना है, ठीक है जी, और उसके बाद आपने उसको सेल के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, सेल के साथ आपने उसको कंपेयर करना है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपकी बैलेंस शीट की। इसमें जजमेंटल अप्रोच जो है, इससे एज अ सिंप्लीफाइड अप्रोच फॉर प्रिपेयरिंग द परफॉर्मा balance sheet under which the firm estimates the value of current balance sheet accounts and uses its external financing as a balancing or a plug figure। यानी कि ये फोरकास्ट देखते हैं कि हमने कोई फिगर इसमें बढ़ रही है या कम हो रही है, तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को ये एक प्लग इन फिगर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के देख लेते हैं कि कुछ अजम्पशंस ये लेंगे कि यार हमारे पास कैश इतना होना चाहिए हर हाल के अंदर। अच्छा ठीक है बेटा 2 मिनट दे दो, आज के लिए कैश हमारे पास इतना ही होना चाहिए, हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने उतने ही मेंटेन करके रखनी है। अभी बैलेंस शीट देख लेते हैं ना, दोबारा से मैं बैलेंस शीट के ऊपर जाता हूं इनकी। सर ये नोट्स हमारे साथ शेयर होंगे? ये मैं आपको भेज देता हूं। ये देखो जी, कैश आपने क्या कहते हैं इतना ही रखना है या इसको 10% इंक्रीज कर देना है। अगर 10% इंक्रीज करोगे तो 6000 का की फिगर जो है वो आपकी 6600 की आ जाएगी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बढ़ाना है या इतना ही रखना है तो आप इतना ही करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल आप समझते हो कि 13000 ही रहेंगे तो 13000 लिखेंगे, लेकिन जब सेल्स आपकी बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट रिसीवेबल भी बढ़ेंगे, तो आप इसको 10% इंक्रीज कर सकते हैं, 15% इंक्रीज कर सकते हैं। अप टू योर एक्सपेक्टेशन या आपकी फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए क्या एजम्पशन ले रहे हो, या आप क्या समझते हो कि ये कितना बढ़ सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो आपने एनालिसिस करना है, आपने सिंपली इसकी फिगर्स को कैलकुलेट करना है कि हाउ मच इट इज। फोरकास्टिंग अभी हम नहीं कर रहे, मैंने आपको समझा दिया फोरकास्टिंग करनी किस तरह है, लेकिन राइट नाउ अवर जो हम चीज कर रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फोरकास्टिंग मैंने आपको सेपरेट सिखा दी है परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट की मदद से, लेकिन हमने यहाँ पे करना है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में हम देखेंगे 39,000 है, एक साल में 39,000 है, दूसरे साल में 41,000 है, तो क्या ये किस रेशो से बढ़ रहा है, टोटल एसेट्स की किस रेशो से ये अमाउंट जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, हमने इसके ऊपर कमेंट करना है कि 51,000 है आपके नेट फिक्स एसेट्स, तो वो कितने परसेंट है आपके टोटल एसेट्स के। 1999 के 2012 के अंदर ये था फिगर 51,000 की, टोटल एसेट्स थे आपके 90,000 के। चलें जी 2013 की अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, ये 61,000 हो जाती है और टोटल एसेट आपके 95,000 हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके नेट फिक्स एसेट की परसेंटेज इंक्रीज कर गई है काफी ज्यादा अकॉर्डिंग टू टोटल एसेट्स, क्योंकि टोटल एसेट में सिर्फ 5,000 का इजाफा हुआ है,
और नेट फिक्स्ड एसेट्स के अंदर 10,000 का इजाफा हुआ। तो ये चीजें अब आप जो है वो देखते रहिएगा। अब मैंने आपको जो करवा दी है चीजें, इसमें आपने अपनी कंपनी के ऊपर वर्टिकल एनालिसिस करना है, और वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आपने उसकी फिगर्स लेनी है। और फिगर्स किस तरीके से लेंगे आप वो फिगर्स कैलकुलेट करेंगे परसेंटेजेस के हिसाब से, ठीक है जी। और सिर्फ आपने अपने 3 से 4 सालों की 2017 से लेके 20-21 तक की परसेंटेजेस लेनी है। सर इसमें अज्यूम हमने परसेंटेज है, अज्यूम नहीं कुछ करना आपने, अज्यूम आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने अज्यूम, सिर्फ परसेंटेजेस निकालनी है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया ना। सर इसमें ये नहीं हो सकता जैसे हम टोटल एसेट्स का कर रहे हैं तो उसमें कैश डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100 उसके बाद फिर निकलती जाए जिस तरह हम कर रहे हैं जी। अज्यूम हम टोटल एसेट्स को कर रहे हैं जी, आपने सिर्फ एक दफा फार्मूला लगा के उसको ड्रैग करना है, सिर्फ सारी फिगर्स आपकी निकलती आएंगी। ठीक है, ठीक हो गया सर। एट द एंड आपने क्या करना है कि जब आप 2 सालों को कंपेयर करोगे, ठीक है, यार पिछले साल तो सेल थी इतनी, इस साल है सेल इतनी, तो उसके हिसाब से हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको इतनी फिगर आनी चाहिए थी, लेकिन ये फिगर जो है ये बढ़ गई है। तो इसमें क्या रीजन हो सकती है? उसमें रीजन हो सकती है इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ गए। ये तो हमने बाद में सोचना है ना, बाद में हमें कमेंट करना है कि यार हो सकता है कि चीजों के रेट बढ़ गए हों, हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी वेजेस की कॉस्ट बढ़ गई हो। ठीक है, तो वो हमने कॉस्ट उसके अंदर अपनी तरफ से कमेंट्स कर देने साथ साथ। और ये हमारा जो है वो मोस्टली हमें पता है कि यार वक्त के साथ साथ चीजों की वैल्यू में इंक्रीज होता जाता है, यानी कि कॉस्ट में इंक्रीज होता जाता है, वैल्यू में कमी आती जाती है। ठीक है, मीन्स कि अगर एक चीज हम पहले 10 रुपए की मिल रही थी तो अगले साल जाके वो हमें 15 रुपए की वही चीज मिलेगी।